नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील कुरैशी। हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में नए जिलाधीशों के आदेश जारी होने को लेकर जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। न केवल लोग बल्कि खुद अधिकारी भी इन आदेशों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे लेकर सचिवालय के गलियारों में जो है वो खूब चर्चा शिमला में रहती है। कौन अधिकारी डीसी लगेगा, कहाँ के जिलाधीश को बदला जा रहा है और कौन कहाँ का जिलाधीश होगा, इसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में खूब बातें हो रही हैं। कहा जा रहा था कि विधानसभा सत्र से पहले इनके तबादले हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि सत्र के बाद ही तबादले हो पाएंगे, क्योंकि पहले कोई तबादला आदेश जारी नहीं हुए। आखिर ये तबादला कब होंगे, सभी इसी को लेकर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। कई डीसी हैं जो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और सोशल मीडिया में उनके फ़ोटो जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो इंतज़ार की घड़ियां जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही हैं। बार बार ये माना जा रहा था कि जिलाधीशों को बदल दिया जाएगा, लगभग 8 से 10 जिलों के डीसी बदल दिए जाएंगे, लेकिन ये इंतज़ार लंबा हो रहा है और ये इंतज़ार जो है वो उन अधिकारियों से नहीं हो पा रहा है जो जिलाधीश लगने के लिए जो है वो लाइन में सबसे ऊपर हैं। तो कई अधिकारी ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑर्डर हो जाएं और उनके भी आदेश जो है वो नए डीसी के रूप में हो जाएं। एक बार वो भी जिले में जाकर सेवाएं देना चाहते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कब कदम उठाती है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने सहभागिता की। रविवार को सीएम वाराणसी में थे, जहां पर होटल इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति पहुंचे हुए थे। सीएम ने उनके साथ हिमाचल में निवेश मित्र माहौल को लेकर चर्चा की और प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री सोमवार को वहां से वापस शिमला लौट आएंगे। वहां मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की और वहां पर माथा टेका। मुख्यमंत्री अधिवेशन में देश भर से आए होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर और पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों से मिले और उनसे आग्रह किया कि देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए प्रोत्साहित करें और अपने टूर पैकेजेस में राज्य के नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल की शांत और सुरक्षित घाटियाँ, स्वच्छ हवा, निर्मल जल, बर्फ़ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गांव की सरल जीवन शैली से देश और विदेश के पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान प्रदान करती है। और इन होटलियर्स और टूर पैकेजेस वाले ट्रैवल एजेंट से उनका आग्रह है कि वो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ विशेष करें और ताकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सके। अन्य खबरों की बात करें तो प्रदेश सरकार ने इस वर्ष राज्य के 6 जिलों के किसानों से 48,267.16 क्विंटल गेहूं का बीज खरीदा है। 1 अगस्त 2026 तक कांगड़ा, मंडी, ऊना, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर जिलों के किसानों से गेहूं के बीज की खरीद की गई। गेहूं बीज की खरीद के एवज में कृषि विभाग की ओर से किसानों को 1 अगस्त 2026 तक 8,03,10,735 रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 7,41,33,533 रुपये की राशि अभी किसानों को दी जानी बाकी है। इस तरह किसानों से खरीदे गए गेहूं बीज की कुल मात्रा 48,000 क्विंटल से अधिक है। वहीं खरीद के भुगतान में करीब 7.41 करोड़ रुपए की राशि अभी लंबित है। चरणबद्ध ढंग से जल्दी ही सरकार यह राशि भी किसानों के खाते में जारी कर देगी। मार्केटिंग बोर्ड, जो हिमाचल प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड है, ने अपने कार्यालय और प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक सहायक सचिव, कनिष्ठ कार्यालय सहायक लेखा के 3 तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना एवं प्रौद्योगिकी के 13 पद जॉब ट्रेनी आधार पर भरने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बोर्ड कार्यालय में अधीक्षक वर्ग 1 के 2 पद सृजित किए जाएंगे। कृषि उपज मंडी समितियों के कार्यालयों में अधीक्षक वर्ग 2 के 6 और वरिष्ठ सहायक के 6 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड की बैठक में कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तय किया गया है कि बोर्ड और कृषि उपज मंडी समिति
समितियों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान ठहरने और भोजन पर होने वाला खर्च अब संबंधित बोर्ड या मंडी समिति ही वहन करेगी। इससे पहले ये खर्च कर्मचारियों को स्वयं उठाना पड़ता था। अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में आवास बनाने का भी निर्णय लिया गया है। देवभूमि हिमाचल में दूध उत्पादकों के लिए फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लंपी वायरस ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। ये वायरस गाय और भैंस में होने वाली बीमारी है। सिरमौर के कुछ जगहों पर लंपी वायरस के मामले सामने आने के बाद अब सोलन जिले में लंपी वायरस की एंट्री हो गई है, जिसके बाद से हिमाचल प्रदेश में पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। खासकर पंजाब और हरियाणा के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में सीमावर्ती राज्यों से पशुओं का आना जाना लगा रहता है। सोलन के नालागढ़ की कुछ गौशालाओं और कुनिहार में लंपी वायरस के 30 मामले सामने आ चुके हैं। पशुपालन विभाग ने अब पहले ही लंपी वायरस की बीमारी को देखते हुए अलर्ट मोड पर कार्य करना शुरू कर दिया था और इसके लिए 90,500 वैक्सीनेशन की डोज भी मंगाई गई थी। तो ये वायरस पशुओं में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहीं फैल ना जाए, इसे रोकना जो है वो बेहद ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले भी पिछले सालों में इसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल चुका है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, 2 दिन की बैठकें हो चुकी हैं और सत्र का कल जो है वो तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी हंगामा होने के जो है वो पूरे आसार बन रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों तक सदन की कार्यवाही पूरा दिन जो है वो स्थगित होने के चलते विपक्षी दल भाजपा के विधायक नाराज हैं और फिर से हंगामे की तैयारी में हैं। अब विपक्ष के पास सदन के स्थगन का नया मुद्दा है जिस पर वह हंगामा कर सकता है। पिछले कल भी उन्होंने अध्यक्ष के कमरे के बाहर, जो विधानसभा अध्यक्ष उनके कमरे के बाहर प्रदर्शन किया था और आज भाजपा ने रिज मैदान पर जो है वो प्रदर्शन किया है। विधानसभा में गूंज रही वंदे मातरम की गूंज आज रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंच गई। 2 दिनों से भाजपा और कांग्रेस विधानसभा में इसी मामले को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक आज सुबह रिज मैदान पर पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन जो है उन्होंने किया। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने वहां पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के कथित अपमान का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी की लड़ाई और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत का कथित रूप से अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि देश का संचालन संविधान के अनुसार होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक संगठन के फैसलों के आधार पर। उन्होंने ये भी कहा कि इस अपमान की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और कांग्रेस को इस मुद्दे पर लगातार घेरा जाता रहेगा। कल सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों विधायक दलों की जो है वो बैठकें होंगी। इसमें दोनों दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करेंगे और तय करेंगे कि उन्हें कल यानी सोमवार के दिन क्या कुछ करना है। वैसे शासकीय कार्रवाई की बात करें तो विधानसभा में कल 2 अध्यादेश जो है वो पेश किए जाएंगे। अध्यादेशों पर संशोधित विधेयक लाए जाने हैं। शिमला में जो पैदल चलने का अधिकार है लोगों को सड़कों पर, उस मामले को लेकर जो है वो एक अध्यादेश सरकार पिछले दिनों लाई थी, उसमें संशोधित विधेयक लाया जा रहा है। साथ ही पंचायती राज की कार्यप्रणाली को लेकर भी एक संशोधित विधेयक आना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन में लाए जाएंगे। उससे पहले अध्यादेश जो है वो पेश किए जाएंगे। इसके अलावा भी जो है वो शासकीय कार्रवाई काफ़ी रहेगी। देखना होगा कि कल जो है वो बर्फ़ पिघलती है और जो दोनों पक्षों के बीच में जो टकराव और गतिरोध चल रहा है वो थमता है, तो ही शासकीय कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा ये मामला जो है वो ऐसे ही उलझता जाएगा। अब देखते हैं कि कल की कार्रवाई में क्या कुछ रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड में सरकार ने एक सलाहकार की नियुक्ति पिछले दिनों में की है, जिनके लिए नियम, वेतन और भत्ते भी तय कर दिए गए हैं। नरेंद्र ठाकुर को पिछले दिनों नामित किया गया था, जिनका सरकार
80,000 रुपये जिन्हें सरकार जो है वो मासिक मानदेय प्रदान करेगी। नए नियमों के तहत ये तय किया गया है। उन्हें 400 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अन्य टर्म एंड कंडीशन भी तय कर दी गई हैं। इसके अलावा सरकार ने एक सदस्य को भी नामित किया है। शिमला जिला के शकत राम कश्यप को मार्केटिंग बोर्ड में सदस्य के रूप में रखा गया है। शकत राम कश्यप शाथली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के जल आयोग को भी एक्सटेंशन मिल गई है। सरकार ने जल आयोग को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी है। इसके अध्यक्ष और सदस्य अगले 3 साल या फिर 65 साल की आयु पूरी करने तक इसमें बने रहेंगे। जल आयोग को भंग किया जाएगा ऐसा सोचा जा रहा था पहले, मगर सरकार ने इसे एक्सटेंशन दे दी है। जल आयोग का गठन बिजली परियोजनाओं से वाटर सेस की वसूली के लिए किया गया था, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता तब तक जल आयोग भी कायम रहेगा। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अमिताभ अवस्थी हैं और सदस्य अरुण शर्मा और जोगिंदर सिंह कंवर हैं, जिनका कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे निजी विश्वविद्यालय राज्य निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग की मंजूरी के बिना कोई नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भवन निधि, आधारभूत ढांचा निधि और विकास निधि के नाम पर शुल्क वसूलने पर भी रोक लगा दी गई है। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में सभी निजी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर दिया गया है। निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फीस संरचना को भी मंजूरी दे दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में विश्वविद्यालय को फीस वसूली के संबंध में कई अहम निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 2026 सत्र के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। परीक्षाएं 17 सितंबर से जो है वो शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से सितंबर 2026 सत्र के लिए परीक्षा प्रक्रिया पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है। इन परीक्षाओं में पूर्ण विषय रीअपियर, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार और अतिरिक्त विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। 8वीं कक्षा की SOS परीक्षाएं 17 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचने की हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई मणिमहेश यात्रा के मार्ग को दुरुस्त करने के लिए 2 दिनों तक इस यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है। 25 तारीख को इसके कार्य की समीक्षा होगी, जिसके बाद अनुमति दी जा सकेगी। इसके साथ मणिमहेश यात्रा के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हड़सर से पवित्र डल झील तक यात्रा पर रोक रहेगी। यात्रा पर आवाजाही करने वाले श्रद्धालुओं की सेफ्टी को लेकर ही प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बार यात्रा के दौरान लोग आसानी से फ़ोन पर भी बात कर सकेंगे। इसके लिए धनछो नामक स्थान पर 4G BSNL का नेटवर्क जो है टावर स्थापित कर दिया गया है। साथ ही 25 अगस्त तक बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी सुविधाएं व्यवस्थाएं जो वो पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जो है वो आसानी से सरलता के साथ जो है वो मणिमहेश यात्रा यहाँ पर शुरू हो सकेगी। एक हादसा हुआ है प्रदेश में। सांगला चितकुल मार्ग पर कार गिरी है। किन्नौर के सांगला चितकुल मार्ग पर रविवार सुबह करीब 4 बजे जो है वो कार हादसे में चालक की मौत हो गई। बटसेरी के पास बारकी में स्विफ्ट कार करीब 125 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार चालक कमल मेहता की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनके साथ सवार मुनीश चौहान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच जो है वो पुलिस कर रही है। इसके साथ एक और हादसा भी जो है वो पिछले कल देर शाम को जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कल से मॉनसून की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 24 से 29 अगस्त के बीच में कम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, मगर इस अवधि के लिए किसी भी तरह का अलर्ट जो है वो नहीं जारी किया गया है। आगामी दिनों में बारिश कम होने से राज्य में उन क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी जो बीते दिनों के दौरान भारी बारिश होने से परेशानियां झेल रहे थे। अगस्त माह के आखिरी दिनों के दौरान मानसून कमज़ोर रहेगा, मगर सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में फिर से झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो अगले कुछ
कुछ दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में राहत भरे हैं, क्योंकि मॉनसून जो है वो धीमा पड़ने जा रहा है और माना ये भी जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अब मॉनसून की रफ्तार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और धीमी रहेगी। इससे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी राहत रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश की ज़रूरत तो है, परंतु अत्यधिक भारी बारिश की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जिससे बड़े हादसे जो है वो प्रदेश में होते हैं। इस बार उतनी बड़ी जो है ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं हुई, उतनी भारी बारिश यहाँ पर नहीं हुई जिससे कोई बड़े हादसे हो सके। ये गनीमत जो है वो इस बरसात में फ़िलहाल जो है वो देखने को मिली है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।